हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी ड्रग के इंडिकेशन के बारे में, यानी कि वो किस लिए यूज करते हैं, उनके कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं और हर एक कॉन्स्टेंट का अपना खुद का काम करने का तरीका क्या है, जिससे वो आपको उस प्रॉब्लम से राहत दे जिसके लिए आप इसे यूज कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट भी। मेरे पास 11 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग टू मेडिसिन। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं वो किसी ऐसे नॉर्मल व्यक्ति से नहीं जो इंटरनेट से पढ़ करके आपको जानकारी दे रहा है, बल्कि ऐसे व्यक्ति से देख और सुन रहे हैं जिसका पूरा एक्सपीरियंस इसी फील्ड से जुड़ा हुआ है। जब हम बात करते हैं सर्दी, खांसी, बंद नाक, बुखार की, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये कॉमन प्रॉब्लम को थोड़ा सा बच्चों की नजर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम कॉमन नहीं है, क्योंकि इससे केवल आप सफर नहीं करते, बल्कि आप ज्यादा सफर करते हो। यानी का मतलब यह है कि अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, बंद नाक हो तो आप ही परेशान होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं और बीइंग अ पेरेंट मैं चीज़ों को अच्छे से समझ सकता हूं कि अगर उनको ये प्रॉब्लम हो तो बेचारे वो तो सफर करेंगे ही करेंगे, और फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली आपको भी सफर करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को एज सुन एज पॉसिबल इरेडिकेट करना, मिनिमाइज करना बहुत आवश्यक है। जब आप अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर उनकी सीवियरिटी को, कंडीशन को, कॉज को देख करके आपको कई ऐसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ सिरप, ओरल सस्पेंशन, जो कि उनकी एक प्रॉब्लम या बाकी सारी प्रॉब्लम को एक साथ ठीक करने का काम करेंगे। तो आज के इस मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में मेरे हाथ में एक ऐसा ही सिरप है जो इस तरह की प्रॉब्लम, यानी कि बंद नाक, एलर्जिक रिस्पॉन्स और आपका बुखार, इनको ठीक करने का काम करता है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है इसका ब्रांड नेम क्या है, एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है, फिर हम देखेंगे इनके काम करने के तरीके के बारे में। मेरे हाथ में एक सिरप है जिसका जो ब्रांड नेम है वह है कोल्ड फ्रेश PDS और इसे बनाने वाली कंपनी है आपका स्मार्ट लैबोरेटरीज। तो आखिर इस कोल्ड फ्रेश PDS में क्या क्या एक्टिव कॉन्स्टेंट है? इसमें 3 एक्टिव कॉन्स्टेंट हैं। पहला है आपका सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा है आपका पैरासीटामोल, तीसरा है आपका फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, और इन सबको मिलाकर के एक सस्पेंशन, सरल भाषा में सिंपली लोग इसे सिरप कहते हैं, तो उस फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया गया है। इसके कंसंट्रेशन के बारे में अगर आप बात करें, यानी कि कौन सा कॉन्स्टेंट कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा ईच 5 ml कंटेंट, यानी कि प्रति 5 ml के पीछे आपको क्या क्या मिलेगा। याद रखिएगा, हर बार कहता हूं प्रति 5 ml के पीछे मतलब यह कि अगर आप 5 ml लेते हैं तो हर एक 5 ml में क्या क्या घुला हुआ होगा। ये 5 ml डोज नहीं है, ये एक मात्रा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हर एक 5 ml के पीछे आपको मिलेगा सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 2.5 mg। दूसरा है आपका पैरासीटामोल इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 250 mg। उसके बाद आपको मिलेगा फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली वह आपका 5 mg। बाकी इसमें एक्सिपेंट्स वगैरह है क्वांटिटी सफिशिएंट के तरीके से। तो आखिर ये जो कोल्ड फ्रेश PDS सस्पेंशन है वो किस लिए यूज करते हैं? तो जैसा मैंने बताया कि ये सर्दी के कारण से एलर्जिक रिस्पॉन्स या आपके बंद नाक और आपके बुखार के प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रॉब्लम को समझ लीजिए, तो सॉल्यूशन अपने आप उसके पीछे पीछे आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 कि सर्दी जो कि एलर्जी की वजह से हुई है, ये क्यों होती है? एलर्जी यानी कि एक ऐसा फिनोमिना जहां पे आपकी बॉडी या फिर आपके बच्चे की बॉडी या किसी भी इंडिविजुअल बॉडी में कोई एंटीजेनिक सब्सटेंस, जिसे हम एलर्जन भी कहते हैं, वो एंटर कर जाता है। एलर्जन का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि हाँ बस यही चीज होगा तो हम उसे एलर्जन कहेंगे। इट मे बी एनीथिंग। अगर आप परफ्यूम लगा रहे हो और आपके परफ्यूम के स्प्रे से किसी सामने वाले व्यक्ति को छींक हो रही है तो वो आपके लिए परफ्यूम होगा, सामने वाले के लिए एलर्जन होगा। अगर आप मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे कहीं से जा रहे हो और धूल धक्कड़ ऐसा गुजर रहे हो और आपको उसके बाद अचानक से लगातार छींक आने लगती है तो वो धूल आपके लिए एलर्जन का काम करेगा। अगर आप किसी फूलों के कांटेक्ट में आते हो जिसकी खुशबू या उसके पराग के कण उड़ करके आप तक आते हैं तो वो आपके लिए एलर्जन होगा। अगर आपके घर में पालतू जानवर है, उनके बाल जो है उड़ करके आपके आसपास आते हैं, नाक में चले जाते हैं, इरिटेट करते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो आपके लिए एलर्जन होगा। और नहीं, इतना ही नहीं, और भी कुछ है। बस एक बात बता दूं कि अगर आप अखरोट खा रहे हो, अगर आप दूध पी रहे हो और इन सब से भी अगर आपको कोई एलर्जिक रिस्पांस देखने को मिलता है तो इसे भी हम एलर्जन कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कोई भी एजेंट जो कि आपकी बॉडी में आएंगे और आपकी बॉडी के जो डिफेंसिव मैकेनिज्म उसको टर्न ऑन कर देंगे तो ये एलर्जन है। अब ये होता कैसा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको पूरा फिनोमिना बताता हूं। मान लेते हैं कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर कोई ऐसा जानवर बंद करके रखा है जिसके आप बाहर आने की एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर वो बाहर आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और चाबी अपने पास लेके चले गए। तो जब तक वो दरवाजे के अंदर ताला बंद है तब तक आपको वो बाहर
आकर परेशान नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति चाबी आपसे लेकर के आता है और उसको ये पता नहीं है या पता है कि उसके अंदर क्या है और वो ताला बाहर से खोल देता है, तो वैसा ही वो एनिमल उस कमरे से बाहर निकल जाएगा और आपको हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है। इट्स जस्ट एग्जांपल। वैसे ही हमारे बॉडी में हिस्टामिन जो है एक स्पेसिफिक केमिकल मीडिएटर है जो एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये बंद रहता है एक कमरे में जिसे हम कहते हैं मास्ट सेल। तो जब कभी भी इस तरह के एलर्जन आते हैं तो ये एलर्जन मास्ट सेल के ऊपर ताले लगे हुए को चाबी की तरह खोल देते हैं और इसके खुलने से मास्ट सेल आपका डीग्रेनुलेट यानी कि दरवाजा ओपन हो जाता है और अंदर से जिस तरीके से जानवर निकल रहा था या कोई भी ऑब्जेक्ट निकल रहा था वैसे ही यहां से अंदर से हिस्टामिन निकलेगा। ये हिस्टामिन निकल करके अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो जाएगा। हिस्टामिन के दो रिसेप्टर के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, H1 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर। यहां पे एलर्जिक रिस्पांस H1 के कारण से होता है और H2 आगे जाकर के एसिड के सिक्रेशन जो कि पेट के संबंधित समस्या है या उसका एक फिनोमिना है उसको अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से यह हिस्टामिन अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, एलर्जिक रिस्पांस आएगा, नाक से पानी टपकने लगेगा, रिनोरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, छींक आने लगेगी, रैशेस होने लगेगा, खुजली होने लगेगा, आंख लाल होने लगेगा। ये आपके एलर्जिक के सिम्टम है। अब आपको समझ में आया कि आपके बच्चे को ये हुआ क्यों था। दूसरा प्रॉब्लम है आपका बुखार का। तो वैसे ही कोई भी एंटीजेनिक सब्सटेंस आ जाएगा, इट में बी डस्ट, इट में बी एनीथिंग, इट में बी पायरोजन बेसिकली, वो अगर आपके बॉडी के अंदर पहुंचता है, आपके या आपके बच्चे के बॉडी के अंदर पहुंचता है, तो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है सामान्य वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे मेंटेन करने का काम करता है आपके दिमाग में स्थित हाइपोथैलेमस, जिसको हम थर्मो रेगुलेटरी सेंटर बोलते हैं। इसको समझने के लिए आपके घर में अगर गीजर है तो समझ सकते हो, गीजर का एग्जांपल लेकर के, इलेक्ट्रिक प्रेस है तो उससे भी समझ सकते हो, क्योंकि दोनों में एक चीज तो है, वो है थर्मोस्टेट। जैसे आप देखते हो गीजर में पानी गर्म हो जाता है, वो कट से आवाज करके पानी गर्म करना बंद कर देता है, और जैसे ही पानी जब आप यूज करते हो पानी ठंडा आने लगता है फिर से चालू कर देता है। आयरन में भी, इलेक्ट्रिक प्रेस में भी ऐसा होता है। आपने अगर रिलॉन में कॉटन पे सेट किया है तो उस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली वो कट हो जाता है और ठंडा होने पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सेट पॉइंट है वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं मशीन्स में। वैसे आपकी बॉडी की रूपी मशीन में जो टेम्परेचर सेट करने का काम है ये आपके ब्रेन में अवेलेबल लोकेटेड स्थित आपके हाइपोथैलेमस का काम है। तो ये जो पैरोजन आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो इसको बिगाड़ देते हैं और इससे आपको जो थर्मोस्टेट है नेचुरल तरीके वाला वो बिगड़ जाता है और आपका बॉडी का टेम्परेचर ऊपर चढ़ने लगता है, गर्म होने लगता है। इसी को तो आप बुखार कहते हो। उसके बाद जो तीसरा प्रॉब्लम आता है नेजल कंजेशन का, यानी कि आपके बच्चे की बंद नाक का, जो कि हमको भी अक्सर फेस करना पड़ता है। उसके पीछे केवल ये लॉजिक नहीं है कि म्यूकस भर गया, वो तो बिना म्यूकस भरे भी आपको कंजेशन का फेस करना पड़ सकता है। होता क्या है कि आपके नोस्ट्राइल के अंदर जो वेसल्स होते हैं ना वो डायलेट हो जाते हैं। तो डायलेट होगा मतलब फैलेगा। तो देखो ये छोटा है तो कम जगह घेर रहा है, ये फैलेगा तो ज्यादा जगह घेरेगा। तो इस तरीके से जो पैसेज है हमारे ऑक्सीजन के जाने और CO2 के निकलने का वो ब्लॉक हो जाता है और इसके कारण से आपको नेजल कंजेशन का सामना करना पड़ता है। अब आपने तीनों प्रॉब्लम को बहुत डिटेल से, विस्तार से, सरल भाषा में समझा, तब आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि आखिर दवाइयां काम कैसे करती हैं। सबसे पहला जो कॉन्स्टेंट था आपका वो था सेट्रिजिन, जो कि एक एग्जाम्पल है सेडेटिव कैटेगरी के ड्रग का, या इसे हम ये भी कर सकते हैं कि वो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अगर आप मोटा मोटा क्लास देखो तो सेडेटिव क्लास में जाता है। अगर आप उसके स्पेसिफिक क्लास के बारे में बात करो तो एंटीहिस्टामिनिक आ जाता है विद स्पेशल रेफरेंस टू H1 एंटीहिस्टामिनिक, क्योंकि ये H1 ही एलर्जी का रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई जो ताले के ऊपर चाबी लगा करके आप उसे खोल रहे थे, खोलने पे जो जानवर है वो बाहर निकल रहा था, और अगर आप नहीं चाहते हो कि ऐसा हो, वो बाहर निकल करके आपको नुकसान पहुंचाए, तो आप या तो ताले पे चाबी ही मत लगाओ, या अगर आप नहीं चाहते कि चाबी चोरी हो कि कोई भी लगाए तो ताले के ऊपर लोहे की वेल्डिंग लगा दो जिसमें वो छेद रहता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए। तो तोड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं, जो कि एक अलग ही केस है। फिलहाल यहां पर ओपन की बात कर रहे हैं। वैसे ही इस हिस्टामिन को उसके H1 रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने देना हमारे प्रॉब्लम का एक मेन सॉल्यूशन है। तो आप एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यूज करके इसे ब्लॉक कर सकते हो। तो ये आपका ऐसे काम करता है। दूसरा जो कॉन्स्टेंट है पैरास्टामोल, जिसे हम एंटीपायरेटिक कहते हैं। सुनिए ध्यान से, मैंने कहा एंटीपायरेटिक क्योंकि कई बार माइक में आपको एंटीबायोटिक सुनाई देता है, जो कि मैंने कहा ही नहीं है। एंटीपायरेटिक यानी कि ऐसे एजेंट जो कि बुखार को ठीक करने का काम करते हैं। तो ये आपके उसी थर्मोरेगुलेटरी सेंटर के सेट पॉइंट को वापस से रिस्टोर करता है जिसके बिगड़ जाने से आपका बुखार हुआ था। बिल्कुल समझ लो ऐसे कि गीजर का थर्मोरेगुलेटरी पॉइंट बिगड़ गया है, अब वो गर्म हो रहा है, तो आप मिस्त्री को बुलाओगे, नया लगाएगा या तो उसको ठीक करके वापस से आ जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा कट से आवाज आएगी और वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल यही काम करता है आपका पैरासिटामोल। पैरासिटामोल के पास दो प्रॉपर्टी है वैसे, एक तो बुखार को भी ठीक करने
का, और दूसरा अगर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होगा शरीर में उसको भी मैनेज करने का काम करता है, बिकॉज इट इज एग्जाम्पल ऑफ NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। और इसके इस कैटेगरी में इन्फ्लामेशन को ठीक करने का, बुखार को ठीक करने का और पेन को ठीक करने की प्रॉपर्टी होती है। बट पैरासिटामोल एक अलग कैटेगरी में इंक्लूड किया गया जिसमें स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक, माइल्डर एनाल्जेसिक और वीक एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि कह सकते हो कि ये बुखार और पेन दोनों के लिए ठीक ठाक है, इन्फ्लामेशन में बहुत ज्यादा रोल इसका है नहीं। इसके बाद तीसरा जो ड्रग है आपका फेनाइलेफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक नेजल डिकंजेस्टेंट का एग्जांपल है। जो नाक आपकी बंद हो गई थी, चोक हो गई थी, इसे ठीक करने का काम करता है। तो प्रॉब्लम मैंने समझा दिया, सॉल्यूशन तो आपके सामने रखा है कि अगर वो आपका जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो रहा है, चौड़ाई बढ़ रही है, रास्ता ब्लॉक होता जा रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उसको वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए ताकि रास्ता फिर से खुल जाए। मतलब ऐसे मान के चलो कि एक रोड पे बहुत बड़ा पत्थर आकर के गिर गया है बीचों बीच, जिससे पूरा रोड ब्लॉक हो गया है, और आप चाहते हो कि रोड वापस से खुले, तो आप पत्थर के जो फैला हुआ विस्तार है इसको तोड़ते 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 छोटा लेके आओगे, उससे रास्ता खुल जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज तो हमारे साथ भी हो रही है। तो ये जो ड्रग है फेनाइलेफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड ऐसे ही आपके नेजल के कंजेशन को रिलीज करने का काम करता है। तो ये था आज का ड्रग, तीनों कॉन्स्टेंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब एक बात और जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो ड्रग है ना, इसके थोड़े से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपका या आपके बच्चे का, आपके लिए भी ये दवाइयां आती हैं, कंसंट्रेशन बस अलग होगा, बाकी फॉर्मूला तो सेम होगा। तो आप भी अगर यूज कर रहे हो या बच्चे से यूज कर रहे हो तो मुंह थोड़ा सा सूखने लगेगा, थोड़ा सा नींद जैसा फीलिंग हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, इट्स एब्सोल्युटली इंक्लूडेड अंडर कंट्रोल्ड साइड इफेक्ट। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सावधानी रखें बड़े लोग ये कि अगर बच्चे को दे रहे हैं तो उसके पास थोड़ा सा रहें, क्योंकि वो नींद आ सकता है। और अगर आप ले रहे हैं तो इसको लेने के बाद आप मोटरसाइकिल या कोई भी हैवी मेडिकल ड्राइव ना करें या फैक्ट्री में काम ना करें। तो ये उससे कुछ स्पेसिफिक काम करने के तरीके थे। आई होप कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और आपको ड्रग के बारे में जानकारी भी मिली हुई होगी। तो अपना फर्ज निभाइए, सेल्फ मेडिकेशन को ना बोलिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, पता लगाइए कि कोई ड्रग काम कैसे करता है। बस ये कभी पता मत लगाइए कि इसको मैं कितना दूं। कभी भी हम डोज के बारे में बात तब तक नहीं करते हैं जब तक कि वो खुला इस पैकेट में खुद ही अवेलेबल ना हो, क्योंकि जब उसमें अवेलेबल है तो छिपाने वाली कोई बात नहीं, और इसमें अगर अवेलेबल नहीं है इसका मतलब कंपनी खुद नहीं चाहती कि किसी भी पब्लिक को ओपनली बताया जाए, इसलिए हम भी उसके सपोर्ट करते हैं। कभी भी ड्रग का डोज आपको ओपन नहीं करते, क्योंकि इससे सेल्फ मेडिकेशन को बढ़ावा मिल सकता है, और सेल्फ मेडिकेशन इज कंप्लीटली डेंजरस फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग दिस कंसेप्ट एंड वीडियोस। थैंक यू, टेक केयर।